हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो हमने अपने ऑलरेडी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की एनालिसिस सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हमने 2023 का जो पेपर है 2019 के पेपर से मैच करके एनालिसिस किया था। आप वो लोग वीडियो जरूर जाके देखिएगा। उसमें अभी हमने 6 to 7 क्वेश्चन ही बताए कि कैसे अगर आपने 2019 का पेपर सॉल्व कर रखा था तो हूबहू 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे 23 के पेपर में। ये हमारा अब 2019 का पार्ट 1 है। इसी तरीके से हम 3-4 पार्ट में करके 2019 का पेपर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं इजीली। और मैं आपको साथ में थीमेटिक रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी बता दूंगी और साथ साथ वो भी आपको रिवाइज करवा दूंगी। तो अगर जैसे हम 2019 का पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लास्ट 10 ईयर्स के सारे पेपर्स ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जिनमें आप देखना आपका स्कोर जो है अराउंड 120, 140 इस तरीके से रहेगा। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो हम 24 के प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। सेकेंड थिंग ये है कि जो मैं इसमें आपको रिपीटिव टॉपिक्स बताऊंगी, जो थीम्स बताऊंगी, जो इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से आपको 24 के पेपर के लिए मैं आपको वो थीम्स रेडी करवा दूंगी। सो इससे आपके डबल बेनिफिट्स होंगे। 24 के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा और बाकी हमारी थीम्स भी ऑटोमेटिकली साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगी। तो आपको अलग से कुछ एफर्ट करने का या एनालिसिस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो आइए शुरू करते हैं। आज इसका पार्ट 1 रहेगा 2019 के पेपर का। सो ये हमारा पेपर है। अगर आप सभी के पास भी जो पेपर है वो हार्ड कॉपी में प्रेजेंट है तो आप सब भी प्रिंट करवा लिए उसको इस तरीके से और मेरे साथ साथ सॉल्व करें। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया था। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, लेकिन दोबारा से एक बारी देख लेते हैं। So first question was, with a reference to Mughal India, what are the differences between Jagirdar and the Zamindar? Jagirdars were holders of the land assignment in lieu of judicial police duties, whereas जो जमींदार थे were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than the revenue collection. So ये गलत होती है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो जमींदार है वो कोई भी जो आपके ऑब्लिगेशंस है रेवेन्यू की, किसी भी प्रकार की कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन की ड्यूटी जो है विदाउट परमिशन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते थे, विदाउट ऑब्लिगेशन। तो ये तो पॉसिबल नहीं है अगर वो जमींदार ही हैं। तो दे वर द होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स। तो ऐसा हो ही नहीं सकता विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन द रेवेन्यू कलेक्शन की, और रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा और कोई ड्यूटी परफॉर्म ही ना कर पाए। सो दिस वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड हमारी है कि लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा हो नहीं सकता है क्या कि आपके जो जागीरदार्स हैं उनको तो आपने हेरिडिटरी रेवेन्यू राइट दे दिए हैं, लेकिन जो जमींदार से उनको नहीं दिए, जबकि हमने पढ़ा भी है जमींदारी सिस्टम में कि अगर वो कभी हेरिडिटरी नहीं था तो ऐसा तो पॉसिबल है क्या किसी भी किंगशिप के दौरान वो हेरिडिटरी सिस्टम हो सकता है कभी भी। सो अगर आपको इसको नॉलेज से पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमारा पॉसिबल नहीं है कि उनको रेवेन्यू के अलावा कोई और राइट ना दिया गया हो। दूसरा, ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये हेरिडिटरी ना रहा हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2। और इसमें हमारा जो रिपीटिव टॉपिक है दैट इज जागीरदार एंड जमींदार। अब हमें उसके बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो, जो सीलिंग लॉ वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। जो सीलिंग लॉ थे वो फैमिली होल्डिंग्स के लिए थे लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं थे। कीप इट असाइड। सेकेंड, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस। सभी लैंडलेस को लैंड देना। ठीक है, अभी देखते हैं। नेक्स्ट, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। तो उस टाइम पे भी ये कह रहे हैं कि इसको कैश क्रॉप की फॉर्म में रखते थे एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जो लैंड रिफॉर्म उस टाइम पे किए गए होंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है, वो हमारे जो है कैश क्रॉप्स के लिए स्पेसिफिक किए गए होंगे। बाकी अभी फोर्थ स्टेटमेंट रीड करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स। क्या जो लैंड रिफॉर्म्स परमिट किए थे उनमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं थी सीलिंग लिमिट्स पे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक तो अब आपकी सीलिंग लिमिट रही होगी, कुछ तो एग्जेम्पशंस होंगे ना उसमें, क्योंकि सब लोग सब क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो ये तो आपका फिजिबल ही नहीं है। आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट कुछ आपके अगर स्कीम्स लेके आती है तो उसमें एग्जेम्पशंस होती हैं। सो ये इनकरेक्ट हो जाता है। सी वाला देखते हैं। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। मतलब आपने कैश क्रॉप को इतना ज्यादा
प्रीडोमिनेंट फॉर्म कर दिया कि आप डोमिनेंट है कि वही क्रॉप ग्रो करोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे उस टाइम पे इतना ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो वीट और राइस तक तो था नहीं, तो आप लोग कैश क्रॉप कहाँ से ग्रो करोगे, तो ये भी फिजिबल नहीं है। तो सेकंड वाज आल्सो थर्ड वाज आल्सो एलिमिनेटेड। नाउ सेकंड ऑप्शन वाज द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस। अभी देखते हैं, वैसे इसमें ऑल है तो रेड फ्लैग है आपका कि आप सभी को कैसे दोगे लैंड, लेकिन एक बार फर्स्ट वाला देख लेते हैं। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके सीलिंग लॉज हैं वो एम करते थे फैमिली होल्डिंग्स को देने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल को एम नहीं करेंगे, क्या सरकार डिस्क्रिमिनेशन करेगी कि नहीं सीलिंग लो है तो हम फैमिली होल्डिंग, जिसके पास फैमिली उसको तो दे देंगे बट इंडिविजुअल को नहीं देंगे। सो इन दोनों के कंपैरिजन में सेकंड वाली आपकी ज्यादा फिजिबल है कि एक तो जिसके पास लैंड नहीं है उन सबको लैंड दे देना, और एक आपका फैमिली वाले को लैंड देना लेकिन इंडिविजुअल को जो है लैंड नहीं देना, तो वो वाली गलत हो जाएगी। दैट इज वाई हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाना प्रेफर करेंगे। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? अगर नहीं पता है आपको सो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जाएंगे। इसका रीजन ये है कि जब भी आपके इस तरीके से रिपोर्ट्स आते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गई, जो भी आपके ग्लोबली पब्लिश किए जाते हैं वो मोस्टली आपका इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करता है। बाकी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी कि आपके IMF कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, इकोनॉमिक फोरम कौन सी करता है, वर्ल्ड बैंक कौन सी करता है, और आपकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कौन सी करता है। ठीक है, लेकिन आप इसको इस बेसिस पे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि वो कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रेड एंड डेवलपमेंट का इससे कोई लेना देना है नहीं, वर्ल्ड बैंक भी नहीं करेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो IMF या इकोनॉमिक फोरम। जब थोड़ा भी आपको आइडिया है तो आप 50-50 पे तो पहुंच ही गए हो, उसमें से आप इकोनॉमिक फोरम की तरफ जाओ, क्योंकि जब भी ऐसे आंसर्स होते हैं A और C में अगर आपको कॉल लेना है और आप ब्लाइंड हो तो ब्लाइंड गेस भी करना है, तो आप C की तरफ जाना, क्योंकि पेपर सेटर भी आपको एकदम से आंसर नहीं दे देगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर मिल गया, बहुत रेयर चांस है। तो अदरवाइज C ऑप्शन है। जिसको नॉलेज से पता है बहुत अच्छी बात है, बट ये आपका एक थोड़ा लॉजिकल गेस हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट की 4 प्रोविजन सिर्फ यही थे कि एक तो आपका टी ट्रेड हो गया प्लस चाइना के साथ हो गया, उसके बाद आपकी मिशनरीज को जो है इन्होंने अलाउ कर दिया था, उसके बाद आपकी जो इसमें 1 लाख ऑन एजुकेशन बोला गया है, इसी में बोला था 1 लाख ऑन एजुकेशन, और साथ में ब्रिटिशर्स को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्सप्लिसिट जो है पोजीशन डिफाइन कर दी गई थी। तो ये 4 आपको प्रोविजन ध्यान रखने। ये रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऐसा इस एक्ट में कोई बात नहीं की गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 अपना, दैट इज विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट। ये आपको पता होनी चाहिए वैसे तो स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन नहीं पता है तो देखते हैं लॉजिकल गेस से या हम ट्रिकी सेंस, मतलब ट्रिक्स प्लस कॉमन सेंस और प्लस नॉलेज से कैसे सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसंस क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। यस, स्वदेशी मूवमेंट में आपके दोबारा आर्टिसंस क्राफ्ट इंडस्ट्रीज आ गए थे, रिवाइवल हुआ था, करेक्ट है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। यस, ये आपको याद रखना अगर नहीं पता है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर दोबारा से आपके एस्टैब्लिश हुए थे। ऑल्दो आपके स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर ही काफी सारे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो गए और हैंडलूम से रिलेटेड हो गए, लेकिन सबका खुद का, जैसे आज के टाइम पे हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, वैसे ही आपके स्वदेशी के टाइम पे भी इस चीजें खुद ही हमारे लोगों ने स्टैब्लिश की थी, ताकि हमें ब्रिटिशर्स का जब हम बॉयकॉट करें तो उनके स्कूल्स, उनके एजुकेशन को यूज ना करना पड़े। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट होती है। सो दोनों स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट। 6th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑल इंडिया किसान सभा किसने बनाई थी? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय E.V. रामास्वामी नायकर। ये तीनों ही करेक्ट है। इन केस आपको नहीं पता है तो ये एटलीस्ट आपके थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स है कि आपको इन तीनों मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया किसान सभा एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कौन से एरिया में हुई थी और कहाँ और कब हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हरप्पा साइट। हरप्पा साइट इसमें से क्या नहीं है? तो हमें पता है चांदारो भी है, कोट डीजी भी है, दिसालपुर भी है, लेकिन सोहगोरा जो है वो आपकी हड़प्पन साइट नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको पहले नहीं पता था इट्स फाइन, अब आपको पता होना चाहिए। और बाकी आपको तीनों साइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट 5-5 पॉइंट एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो जब हम 2019 का पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको ये सब टॉपिक्स करवा दूंगी। In which of the following relief sculpture inscription is Ranyo Ashoka, that is King Ashoka, mentioned along with the stone portrait of Ashoka? कौन से इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है?
तो देखिए, अब हम अगर इसका आपको आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आपको कैसे एनालाइज करके सॉल्व करना है। जैसे कि ए ऑप्शन है हमारा कंगारहली, मान लो आपको ये नहीं पता है तो छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट इज सांची, सांची स्तूपा तो सबको पता होता है। अगर उसके रिगार्डिंग इतना इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन होता जिसपे रान्यो अशोका मेंशन होता तो हम सबको ये बात पता होती सांची स्तूपा, बट वो नहीं है, तो ये हमें नहीं पता, हमने आज तक नहीं सुना, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। सी ऑप्शन इज शाहबाजगरी, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये नाम ही ऐसा लग रहा है शाहबाजगरी मीन्स रान्यो अशोका। अगर ऐसा कुछ होता तो आपका थोड़ा बहुत तो इंटरलिंक होता, लेकिन बिल्कुल ही अलग अलग है, तो वो भी कहना मुश्किल है। और फिर हमारा सोगुरुआ, अब सोगुरुआ आपने भी हमारे 7th ऑप्शन में देखा है, अगर वो हड़प्पन साइट है और अशोका और हड़प्पन का पीरियड तो बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट करता है, तो पॉसिबल ना के बराबर है कि ऐसा कुछ उन्होंने वहां जाके किया होगा मेंशन, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका चला जाता है। तो अब हमें डाउट अगर है भी तो वो ए और सी में डाउट है, ठीक है। सो ए और सी में से मैं आपको कहूंगी आप ए के साथ जाइए। वैसे तो नॉर्मली अगर एग्जामिनर जो है आपका आंसर सेट करेगा तो वो इन 2 ऑप्शन में से ही करेगा, बी और सी से, ठीक है। लेकिन यहाँ ए में मैं आपको इसलिए बोलूंगी आप अपने जो ऑप्शन है उसको क्वेश्चन से लिंक कीजिए। रान्यो अशोका और कंगल होली, ये आपका जो नेम है ये कर्नाटकन नेम लग रहा है, जैसे कंगस भाटी हो गया, ठीक है। कंगस इस टाइप के जो नेम है वो कर्नाटका साउथ साइड के हैं आपके, और वो रान्यो अशोका जो है वो साउथ में काफी फेमस भी रहे हैं ऑल्सो, तो इसलिए हो सकता था कि ये आपका ए से ही इंटरलिंक हो। ये मैंने आपको बताया लॉजिकल गेस के बेस पे आप किस तरीके से थोड़ा इंटरलिंक करके कर सकते थे। अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो इसका आंसर ए है। 9th क्वेश्चन इज डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो हमें बताना है विच ऑफ द अबव आर द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। ऑब्वियसली बात है हमारे तीनों ही हैं, कैसे हैं आप देखो। डेफिकेशन ऑफ द बुद्धा मतलब जो बुद्धा थे हमारे उनसे रिलेटेड महायाना बुद्धिज्म, तो आप इजिली लिंक कर लोगे, तो बुद्धा और बुद्धिज्म दिखाई ही दे रहा है। सेकंड इज ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, ये भी बुद्धा ने बोला था कि हम बोधिसत्वास के जो हमें पाथ है उसको फॉलो करना चाहिए। थर्ड इज इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, इनके में मूर्ति पूजा भी, इमेज वर्शिप भी होती थी और रिचुअल्स भी होते थे। सो तीनों ही 1 और 2 तो कम्प्लीटली है ही। और इमेज वर्शिप अगर आपको थोड़ा भी पता है या नहीं भी पता है तो इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स तो हर एक के में ही होते हैं ना, सबके अपने रिचुअल्स होंगे, वो चीज अलग है, लेकिन रिचुअल्स होते हैं। तो इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स भी हो गया, तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। इन केस आपको नहीं भी बताता तो आप इस तरीके से अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। 10th क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर दैट इज विष्टि इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कैसे पता चलेगा, अब देखते हैं। मान लो आपको गुप्ता पीरियड नहीं पता है तो अब देखते हैं हम लॉजिकल गेस कैसे करेंगे। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। इन्होंने इस स्टेटमेंट में बोल दिया कि ये एक टैक्स की फॉर्म है। आगे देखते हैं। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन द मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। टोटली एब्सेंट क्या होता है, अगर एब्सेंट ही था तो बोल देते इट वॉज एब्सेंट इन एमपी एंड काठियावाड़ रीजन, सो इसको हटा दो आप। देन सी द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। अगर फोर्स लेबर है तो आप उनको वेजेस दोगे ही क्यों। अगर आप एक पर्सन को फोर्सफुली काम पे बुला रहे हो तो आप उसको उसकी मनपसंद या अपनी पसंद से वेज क्यों दोगे जब वो फोर्स्ड ही है तो। सो हटा दो इसको। डी इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबर, ये भी फिजिबल नहीं है क्योंकि इनको क्या मतलब है, आपका बड़ा बेटा है छोटा बेटा है, अगर इनको फोर्स लेबर करवाना है तो चाहे एल्डेस्ट सन हो चाहे एल्डेस्ट सन ना हो, चाहे 2nd नंबर का हो चाहे 3rd नंबर का हो, इनको तो काम से मतलब है तो आप उसको भेज दो, तो ये भी हटा दो। तो जब हम तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो जो मोस्ट फिजिबल बचता है कि ये एक टैक्स की फॉर्म हो सकती है, दैट इज हमारा ए ऑप्शन। और विष्टि और टैक्स दोनों एसोसिएट भी करते हैं, सो इसलिए इसका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Building Kalyana Mandapas was a notable feature in the temple construction of the kingdom of, that is obviously बात है विजयनगरा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर ये आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2023 में भी सेम क्वेश्चन पूछा उन्होंने जिसका आंसर था राजराया 1, ठीक है। वो विजयनगर एम्पायर से एसोसिएटेड थे। मोस्टली जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उनको विजयनगर एम्पायर से काफी ज्यादा अटैचमेंट है, या उनके आप कह सकते हो राजा से। सो इसलिए जो उनका आंसर रहेगा वो विजयनगरा के अराउंड ही रहेगा। तो अगर आपको चारों डायनेस्टीज अलग अलग पता है या ये आपको पता है कल्याण मंडपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बिल्डिंग है विजयनगरा एम्पायर की, तो बहुत अच्छी बात है, नॉलेज से सॉल्व कीजिए। इन केस आपको नहीं पता है और आपको चारों में से एक को लेना ही है तो आप विजयनगरा के साथ जाइए, क्योंकि बाकी जो जितने भी इनके साथ ऑप्शन में एम्पायर होते हैं, विजयनगर एम्पायर अपने उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से आपको एब्रप्टली जाने के लिए नहीं बोलती कि आप विजयनगर पे टिक कर दीजिए। इसका रीजन ये है कि जो विजयनगरा एम्पायर है वो अपने टाइम की बहुत ही बड़ी एम्पायर थी और बहुत ही प्रॉस्पर एम्पायर थी। सो अगर मान लो अगर बाकी एम्पायर्स में 20 तरीके से मतलब कोई भी पॉइंट
इंपॉर्टेंट हैं आपके, तो आपके विजयनगर एम्पायर में 100 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे अगर आपको लर्न होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज उन 100 में से कहीं ना कहीं एक पॉइंट या आपका, जैसे मंडपाज हो गए या कोई राजा ने कोई मेजर चीज आपकी शुरू की है, कोई सिस्टम शुरू किया है, तो वो लिंक हो ही जाएगा डायरेक्टली इधर और इनडायरेक्टली। तो दैट इज वाई मैं आपको कह रही हूँ, आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपका आंसर विजयनगर एम्पायर टिक कीजिए। Next question was, consider the following statement. In the revenue administration of Delhi Sultanate and in the charge of revenue collection was known as Amil. ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो थे दिल्ली सल्तनत का और जो इंचार्ज थे रेवेन्यू कलेक्शन की, उनको हम अमिल बोलते थे। अभी देखते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। जो इक्ता सिस्टम था वो एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन था। एक बात बताओ आप मुझे, इक्ता सिस्टम आया सुल्तान्स के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, मींस मेडिवल पीरियड में, लेकिन ये कह रहे हैं हमसे एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन था। तो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। या तो आप दिल्ली सल्तनत के पीरियड की बात कीजिए, मेडिवल इंडिया की, ठीक है, या आप एंशियंट इंडिया की बात कीजिए। ये कैसे पॉसिबल है कि आप दोनों बात एक ही स्टेटमेंट में कह रहे हो? तो गलत हो जाती है आपकी। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो मीर बख्शी का ऑफिस था वो खलजी सुल्तान के पीरियड पे आया था। लेकिन आपको ये पता हो, जो आपके खलजी सुल्तान है वो एक मुगल बादशाह थे, मुगल सुल्तान थे, और जो मीर बख्शी का ऑफिस है वो आपके मुगल्स के टाइम पे नहीं था। तो अगर हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेसिकली जो इन्होंने नाम दिया है ऑफिस ऑफ मीर बख्शी, अगर आपको नहीं पता ये किसके टाइम पर था, तो आपको ये इतना आइडिया होगा कि जो मीर बख्शी है वो कोई किसी और टाइम के रीजन में थे, और जो आपका खलजी जो सुल्तान थे वो मुगल्स के टाइम पे आए थे। सॉरी, मैंने बोला था मुगल बादशाह थे, लेकिन ये मुगल्स के टाइम पर आए थे, ठीक है, जो भी इन्होंने आक्रमण किए थे, लड़ाई किए थे। तो ये मुगल से एसोसिएटेड है और मीर बख्शी आपके मुगल से एसोसिएटेड नहीं है। और यूपीएससी जनरली जब भी आपको इस तरीके से नेम्स देता है कि ये इससे एसोसिएटेड होगा, तो वो स्टेटमेंट्स आपके गलत होते हैं, क्योंकि आप खुद बताओ इतने सारे एरा में से आपको स्पेसिफिक ये लर्न हो कि भाई ये ए बी से ही एसोसिएटेड है। ये चांस कम होगा बजाय कि वो आपको ऑप्शंस में और कुछ दे देगा कि ये इससे है, ये उससे है, ये इससे है। सो आपको अपने बिल्कुल आंख और कान जो है खुले रखने हैं पेपर को सॉल्व करते टाइम। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत होता है। तो अगर हम थर्ड एलिमिनेट कर दे, वैसे तो अगर आपने पहले सेकंड किया था तो आपका बी और डी ऑलरेडी जा चुका है, तो ए और सी में से आपको कॉल लेना था। सो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो ऑफिस होते हैं रिलेटेबल वो रॉन्ग होते हैं। तो हमारा सी जो है थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होता है, और जो हमारा फर्स्ट है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन अब आपको अमिल जरूर पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्शन का आपका ऑफिस इंचार्ज होता था उसको हम अमिल बोलते थे, ठीक है। 13th क्वेश्चन वाज, सेंट निम्बारका वाज एन कंटेम्पररी ऑफ अकबर। अकबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीमेटिक टॉपिक है, ये आप जरूर करके जाना। देन सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शेख अहमद शिरहंदी। अब देखिए आप, अगर सेंट निम्बारका जो है अगर आपको पता है अकबर का हमने इतना नाम सुना है, अगर ऐसा होता है कि सेंट निम्बारका उनके कंटेम्पररी हैं, तो हमें जरूर पता होता अकबर से रिलेटेड। हम बचपन से अकबर की कहानियां, अकबर से रिलेटेड इतना सुनते आए हैं, जोधा अकबर सीरियल भी था। सो पॉसिबल ही नहीं है कि सेंट ये उनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो आप इसको हटा दो। सेकंड वो सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद शिरहिंदी। अब ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है? अगर उन्हें लिखना ही था, यूपीएससी वाले चाहते ही थे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, सो वो इजीली कह सकते थे कि सेंट कबीर इन्फ्लुएंस बाय द शेख अहमद, ठीक है। लेकिन उन्होंने जानबूझ के इसको स्पेसिफाई किया कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते थे। सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। मतलब ये तो वही बात होगी, अगर एक ग्लास में पानी है, मैं बोलूं एक तो नॉर्मली बोल दूं कि इस ग्लास में पानी है, एक मैं बोल दूं इस ग्लास में तो व्हाइट कलर का पानी है या कलरलेस पानी है। सो इतना एम्फेसिस करके, इतना एडजेक्टिव यूज करके बोलना, सो वो अलग से आपको एक हिंट देता है पेपर सेटर के द्वारा कि वो स्टेटमेंट आपकी गलत है। आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। सो बेसिकली इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर है डी। देन 14th क्वेश्चन पे आते हैं, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। In Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. ये एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है आपका। जब चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म आया था और वर्ल्ड वॉर में इंडिया के लिए बात की जा रही थी कि वो सपोर्ट करेंगे या नहीं, तो महात्मा गांधी ने अग्री किया था इस उम्मीद में कि अगर हम इनको वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करते हैं तो ये हमें बाद में आके इंडिपेंडेंस में हेल्प करेंगे और इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो ये तो आपकी बिल्कुल ही गलत है। जैसे ही आपने सेकंड एलिमिनेट किया, ए गया, सी गया और डी गया, आपके पास ऑप्शन ही एक बचता है, दैट इज बी।
Consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. Yes, पूरी फिजिबल स्टेटमेंट है और लिंक भी होते हैं. देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट थी. ये आपने स्पेक्ट्रम को एक बार भी रीड किया है तो आपको पता होगा, अदरवाइज नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए. मैं आपको 10 ईयर्स के इतने अच्छे से पीवाईक्यू एनालाइज कराऊंगी और साथ में उनका आपको जो बेसिक कोर फैक्ट है वो बता दूंगी, जिससे आपके खुद ब खुद माइंड में रह जाएगी. और जब आप पेपर सॉल्व करोगे 24 वाला प्रीलिम्स तो आपको ये बात ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगी. सो इसका आंसर होता है 1 and 3, दैट इज बी ऑप्शन. 15th क्वेश्चन पे आते हैं. विद रेफरेंस टू INC इंडियन नेशनल मूवमेंट INM, अब देखते हैं क्या इन्होंने पर्सन्स दिए हैं और पोजीशंस दिए हैं. सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन लिबरल फेडरेशन. KC नियोगी, मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. PC जोशी, जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. अब देखिए जितना मैंने एनालाइज किया है, अगर आपको ये पता है प्रॉपर पर्सन वो हैं इनसे एसोसिएटेड तो बहुत ही अच्छी बात है. इन केस आपको नहीं पता है तो जो UPSC है वो मोस्टली आपके 1 and जो 3rd स्टेटमेंट है वो करेक्ट देता है. इट मीन्स कि जो फर्स्ट है सर तेज बहादुर सप्रू, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के हैं. और अगर आपने एक बार भी स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो आपको ये पता ही चल जाएगा. फर्स्ट और CP, चलो ये हो सकता है आपको ना भी पता हो सेकेंड वाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन PC जोशी जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के काफी अहम लीडर रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होती है. लेकिन इस पूरे में फर्स्ट और थर्ड का कोई ऑप्शन था नहीं एक्सेप्ट D, जिसमें 1, 2 and 3 है. तो अगर आपको पता है तो ठीक है, 1 and 3 तो आप D के साथ जाइए क्योंकि 1 और 3 उसी में आता है तो ऑटोमेटिकली 2 करेक्ट हो जाएगा. इन केस आपको नहीं पता है तो जब भी UPSC इस तरीके से पैटर्न सेट करता है तो हमेशा वो मैच द पेयर्स में, अभी हम आगे भी दिखाऊंगी मैं आपको, 1 and 3 करेक्ट देगा आपको. तो जहां पे 1 and 3 अगर आपको गेस करना ही है तो आप 1 and 3 वाले ऑप्शन के साथ जाइए जिसमें 1 and 3 एक साथ है. ओके, तो इसका आंसर है D. नाउ 16th क्वेश्चन पे चलते हैं हम. विद रेफरेंस टू म्यान तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर. अब देखिए तानसेन जो है अकबर ने टाइटल नहीं दिया था. अगर आपने, मैं जैसे कि बताया था, एक जोधा अकबर सीरीज भी आती थी, सॉरी सीरियल आता था, वो भी आपने देखा हो तो उसमें भी आपका जो तानसेन टाइटल है वो अकबर ने नहीं दिया, कोई राजा थे उन्होंने इनको तानसेन का टाइटल दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है. तो इसको हम बोलते हैं इजिली एक्सचेंज या इजिली ट्विक कर देना. मतलब दिया किसी और ने था और नाम किसी और का लिख दो, क्योंकि बहुत कम है कि वो आपको स्पेसिफिक सही नाम लिख के देगा, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं. सो यही स्टेटमेंट वैसे आपकी इनकरेक्ट है, लेकिन रेस्ट हम पढ़ लेते हैं. तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड एंड goddesses. Tansen composed songs on his patrons. Tansen invented many ragas. तीनों स्टेटमेंट फिजिबल है, पॉजिटिव है. और जो इनका हमने नाम सुना है हिस्ट्री में कि तानसेन गाने के लिए, रागास के लिए मशहूर थे, एसोसिएटेड है. तो ये आपके तीनों करेक्ट है, लेकिन ये जो नाम है ये अकबर ने नहीं दिया था. अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके उन राजा का नाम बताना कि किन्होंने इनको तानसेन की उपाधि दी थी. सो इसका आंसर है A. 17th question. Who among the following Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portraits? किनका इंटरेस्ट ज्यादा था जिन्होंने अपना इंटरेस्ट मैनस्क्रिप्ट्स टू एल्बम्स एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ ज्यादा एम्फेसिस किया. सो वैसे तो इसमें क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर अकबर मार्क कर देते हैं, बट अकबर इसका होता नहीं है क्योंकि सबको लगता है कि अकबर ने ही ऐसा किया होगा. इसका आंसर सी जहांगीर है. कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, मैं इसमें ये भी नहीं कहूंगी इसमें आपको कोई लॉजिक अप्लाई हो रहा है, क्योंकि जिसको पता होगा कि जिसका एम्फेसिस था ज्यादा एल्बम्स में, पोर्ट्रेट्स में, वो इजीली मार्क कर जाएगा. बट अब आप ये चार ऑप्शन, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, ये सब आपको डू ऑल, ये चार ऑप्शन आपको अच्छे से अब देख के जाने हैं और रेस्ट आप रहेंगे हमारे साथ. तो मैं आपको जब ये 2019 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपके साथ ये टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेंगे. देन 18th क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन. टेम्परेट एल्पाइन जोन में कौन सा नेशनल पार्क है हमारा? सो अब देखिए, मानस नेशनल पार्क, नामधापा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. वैसे आपके नामदपा, मानस नेशनल पार्क और नामदपा नेशनल पार्क, ये आपको जो नामदपा है तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ईस्टर्न साइड में है. और इन्होंने हमसे टेम्परेट अल्पाइन रीजन पूछा है, तो बेसिकली वो तो है नहीं आपका, और ना ही आपका मानस नेशनल पार्क है. सो आप देख सकते हैं, अगर आपको पता है न्योरा वैली नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो न्योरा वैली है वो आपका वेस्ट बंगाल का है और वैली ऑफ फ्लावर्स आपका उत्तराखंड का है. ये दोनों आपके अल्पाइन रीजन्स है, उधर हिमालय वाले एरिया के. तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, डी इसका आंसर है वैली ऑफ फ्लावर्स. अगर नहीं पता है तो आप इसको कह सकते हैं कि अलाइक वर्डिंग. अलाइक वर्डिंग मीन्स जैसे न्योरा वैली नेशनल पार्क है तो इसमें वैली वर्ड आता है और वैली ऑफ फ्लावर्स में भी वैली वर्ड आता है. सो ये दोनों में सेम सेम हो रहा है.
आप इसको अलाइक कह लीजिए, आप या फिर आप इसको कह सकते हो कि जो आपका पेपर सेटर है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है दोनों में सेम सा वर्ड देके। सो दैट इज वाई न्योरा वैली और कोल लेना ही है आपको, तो न्योरा वैली और वैली ऑफ फ्लावर में से लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा डी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, क्योंकि वो ज्यादा फिजिबल ऑप्शन है आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द, हमने अटल इनोवेशन मिशन किसके अंडर सेटअप किया है, दैट इज नीति आयोग। ये तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, केक वॉक लाइक, क्योंकि सभी को पता है ये बात। उसके बाद हमारा है ऑन 21 जून जो सन है वो किस तरीके से दिखाई देता है या कहाँ होता है, दैट इज जो 21 जून को जो सन है डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्टिक सर्कल। आपको पता है क्योंकि रेस्ट वाले बाकी ऑप्शन रीड कर लेते हैं, डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट एंटार्क्टिका सर्कल, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि जून में सन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, तो ये तो आप काट ही दो। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑन द इक्वेटर, ये भी पॉसिबल नहीं है। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी सदर्न हेमिस्फीयर आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आपको पता है कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है नियर टू टॉपिक ऑफ कैंसर, तो दैट इज वाई डज नॉट सेट बिलो द होरिजन ऑफ द एट द आर्टिक सर्कल। सो इसका आंसर हो जाता है ए। आज की हम अपनी सीरीज को इतना ही रखते हैं, दिस इज द पार्ट 1। बहुत जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे और अपने 2019 के पेपर को इसी तरीके से लॉजिकल ट्रिकी सेंस से और प्लस नॉलेज से कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो स्टे ट्यून्ड, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।